Hello students, in this video we'll discuss chapter number 4, the Supreme Court. बेटा सुप्रीम कोर्ट को ही हम क्या भी कहते हैं, अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो अपेक्स कोर्ट है उसे ही क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। भाई ऐसा क्यों है? क्योंकि ये टॉप मोस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है इंडिया की। लोअर लेवल पे हमें मिलेंगे लोअर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हमें स्टेट लेवल पे मिलेंगे हाई कोर्ट्स। हमारे इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। टॉप मोस्ट पोजीशन पे हमें मिलेगा सुप्रीम कोर्ट, जो कहाँ पर सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है कोर्ट्स का, यूनियन के लिए भी और स्टेट्स के लिए भी, जिसके अपेक्स पे है कौन बेटा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट टॉप मोस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है इंडिया की। और हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो व्यवस्था की गई है उसमें है सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम। अब सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब क्या है वो ध्यान से सुनो। देखो, अगर कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्प्यूट, कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो सबसे पहले उसे लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्कस किया जाएगा। अगर आप इसके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर पार्टीज हाई कोर्ट के डिसीजन से भी सेटिस्फाई नहीं है तो वो कहाँ जा सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हैं। क्लियर है? अगर अभी भी आपको सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब नहीं समझ में आया है तो अब जो हम पॉइंट्स पढ़ेंगे उसमें समझ में आ जाएगा क्या होता है सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम का। तो बेटा जो सुप्रीम कोर्ट है वो हेड है पूरे एंटायर सिस्टम की। जितना भी जुडिशियल सिस्टम इंडिया में है उसके हेड पे है सुप्रीम कोर्ट। ये सिर्फ सुपरवाइज ही नहीं करती लोअर कोर्ट्स को, हाई कोर्ट्स को, जबकि कि ये कंट्रोल भी एक्सरसाइज करती है उनके ऊपर। भाई अदर कोर्ट्स प्रॉपर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनके काम करने पर प्रॉपर नज़र रखना, उनके ऊपर अपने कंट्रोल को एस्टेब्लिश करना, उन कोर्ट्स को सुपरवाइज करना, ये सब काम किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है। मतलब टॉप पे बैठे बैठे सुप्रीम कोर्ट की नज़र होती है। हाई कोर्ट्स में जो डिसीज़न लिए जा रहे हैं, लोअर कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो डिसीज़न लिए जा रहे हैं उनके ऊपर अगर कहीं पर भी ऐसे लगता है हाई कोर्ट को कि भाई वो फाइनल अथॉरिटी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हाई कोर्ट से कोई गलत डिसीज़न जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। ठीक है? क्योंकि उनके फंक्शंस को सुपरवाइज करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस पर्टिकुलर मैटर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने जुरिडिक्शन एरिया को एक्सपांड किया है, उससे बाहर जाके कोई काम किया है, तो भी सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। बेटा हमारे इंडिया में कोई सेपरेट सेट्स ऑफ लॉज नहीं है कि अलग अलग कानून है, आपके लिए अलग, मेरे लिए अलग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंगल सिविल और क्रिमिनल सिस्टम है जो ऑपरेट होता है पूरी कंट्री में। सिंगल सिविल और क्रिमिनल सिस्टम है जो पूरी कंट्री में ऑपरेट होता है। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी से आप क्या समझते हो कि भाई आपकी पूरी कंट्री में एक जैसे क्रिमिनल सिस्टम चलेंगे, एक जैसे सिविल सिस्टम चलेंगे, है ना। इसमें कोई आपके लिए लॉ अलग, मेरे लिए लॉ अलग, ऐसा नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में सेम ही रूल्स रेगुलेशन फॉलो होंगे रिगार्डिंग जुडिशरी। देन जितने भी केसेस होते हैं बेटा जो लोअर कोर्ट में आते हैं, है ना, उन्हें आप हाई कोर्ट लेके जा सकते हो। और अल्टीमेटली अगर आप हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाई नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो बाय वे ऑफ अपील। जितने भी केसेस होते हैं जो लोअर कोर्ट में आते हैं उन्हें हम हाई कोर्ट भी लेके जा सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट भी लेके जा सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी है, इसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते। बेटा देखो, बिलो सुप्रीम कोर्ट के नीचे बहुत सारे हाई कोर्ट्स होते हैं। डिफरेंट स्टेट्स में हाई कोर्ट्स हैं और वो किसके अंदर आते हैं बेटा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं। और फिर एक हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स कोर्ट आते हैं। बिलो सुप्रीम कोर्ट स्टैंड द हाई कोर्ट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड अंडर ईच हाई कोर्ट देयर इज़ अ हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। हर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की एक अच्छी खासी हायरार्की होती है किसके अंदर, हाई कोर्ट के अंदर में। ठीक है ना। तो पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसके ऊपर फिर आ जाएगा आपका हाई कोर्ट और उसके ऊपर आएगा आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक है, हाई कोर्ट 25 हैं और बहुत सारे हमारे पास हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। होप कि अब आपको सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी समझ में आ गई होगी। पहला पॉइंट तो आप यही लिखोगे
कि हमारे कंट्री में कोई सेपरेट सेट नहीं है लॉज के, एक सिंगल क्रिमिनल सिंगल सिविल सिस्टम है, उसी को पूरी कंट्री फॉलो करती है। आप अगर एक लेवल से सेटिस्फाई नहीं हैं, आप अपील कर कर ऊपर की तरफ जा सकते हैं, लो सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। और सबसे फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हेड है, वो सिर्फ सुपरवाइज ही नहीं करता, पूरी तरीके से कंट्रोल को एक्सरसाइज करता है और देखता है कि भाई कोर्ट्स अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं कि नहीं। अब हम देखेंगे कि भाई ज़रूरत क्या है सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी की। इंडिया ने सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम को सेटअप किया है, ठीक है। हमारे यहाँ कोई डबल जुडिशल सेटअप नहीं है, जैसा कि यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डबल जुडिशल सेटअप है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों किया हमने बेटा, देखो तो बेटा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डबल जुडिशियल सेटअप है, जबकि हमारे इंडिया ने ऑप्ट किया सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। अब क्यों किया वो हम पढ़ेंगे। बेटा जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज होती हैं, है ना, तो वहाँ पर जब हम बात करते हैं जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन की, तो हमें स्पेशल सिग्निफिकेंस देना पड़ता है भाई इंडिविजुअल के राइट्स को। बेटा जब आप एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में रहते हो तो वहाँ पर जस्टिस की बहुत इम्पोर्टेंस होती है, प्रॉपर जस्टिस मिलना चाहिए, है ना। और इसकी स्पेशल सिग्निफिकेंस इसलिए भी बन जाती है क्योंकि इंडिविजुअल के पास अपने राइट्स हैं, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। अब इंडिविजुअल्स को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है किससे, एग्जीक्यूटिव से, लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस से, तो आपको अपने जुडिशल सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन बनाना पड़ेगा। और ये जो प्रोटेक्शन होती है, इस प्रोटेक्शन को देने के लिए ही हमने कहा है कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रहेगी, ना ही तो वो एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में रहेगी, ना ही तो लेजिस्लेटिव के कंट्रोल में रहेगी, ना ही तो पीएम, ना ही तो कोई सीएम, ना ही तो कोई मंत्री कोई प्रेशर बना नहीं सकता। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। बाकी के ये जो दो ऑर्गन है गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये प्रेशर नहीं बना सकते जुडिशरी के ऊपर। इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडिविजुअल का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, किसके द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा और लेजिस्लेटिव के द्वारा, इसीलिए हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाई है। क्लियर है बेटा। अगर आपको फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर काम करना है, फेडरल गवर्नेंस के अंतर्गत काम करना है, तो एक इंडिपेंडेंट और सुप्रीम जुडिशरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेडरल स्ट्रक्चर में हम कितनी बार देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरमाइन करती है स्टेट की पावर्स को, तो ऐसा ना हो, इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फेडरल सेटअप में कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन होता है पावर का, किसके बीच में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेवल गवर्नमेंट के बीच में। और कितनी बार ऐसा होता है कि इनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है, और इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो बेटा जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सिर्फ सेफ गार्ड ही नहीं करता इन पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को, जबकि कि ये हर उस एक्शन को भी प्रिवेंट करता है जो उन लिमिट्स को वॉयलेट करेगा जो किसने सेटअप की हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ लिमिट्स बनाई हैं। उन लिमिट्स को जो भी कोई वॉयलेट करेगा उसके खिलाफ एक्शन लेना या उसको उन एक्शंस को परफॉर्म करने से रोकना भी किसका काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है। बेटा इंडिपेंडेंट और सुप्रीम जुडिशरी एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है फेडरल गवर्नेंस की। फेडरलिज्म क्या होता है, शेयरिंग ऑफ पावर एमंग यूनियन गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट कौन कौन सी हैं बेटा, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हर लेवल को उसके हिस्से की पावर मिले, स्टेट की पावर को अंडरमाइन ना किया जाए। तो अगर स्टेट की पावर को कोई यूनियन गवर्नमेंट अंडरमाइन करने लगे, हमारी कंट्री में अगर यूनियन गवर्नमेंट ऐसा करे कि स्टेट को पावर ना दे, तो सुप्रीम कोर्ट बीच बचाव के लिए आएगा कि भाई ये गलत है ना, ये प्रॉपर फेडरलिज्म नहीं है। बेटा अब हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे इंडिया में हमें डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है, ह्यूमन राइट को इंश्योर करना है, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशरी की। क्योंकि देखो बेटा कितनी बार अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट आती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को अल्टर करना चाहती है या हमें वो नहीं देना चाहती है, तो इस केस में जुडिशरी नहीं होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। डेमोक्रेसी को सेव करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि
अगर आपकी कंट्री डेमोक्रेटिक होगी तभी आपको फंडामेंटल राइट्स भी मिलेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी होंगे, डेवलपमेंट भी होगा, अदरवाइज़ तो हम एक डिक्टेटर नेशन बन के रह जाएंगे। और अगर आपको डिक्टेटर स्टेट नहीं बनना है तो आपकी कंट्री में जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना, इम्पार्शियल होना बहुत बैडली नीडेड है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, इम्पार्शियल जुडिशरी हो, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, तभी आपको आपके फंडामेंटल राइट मिलेंगे और आपके कंट्री में डेमोक्रेसी रहेगी। अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। अगर कंपोजिशन की बात करें तो बेटा टोटल 34 जजेस हो सकते हैं, जिसमें से कि एक CJI होगा, और अभी हमारे CJI हैं गवाई जी। ठीक है, पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण गवई, भूषण रामकृष्ण गवई। तो कितने जजेस टोटल हो सकते हैं? 34, जिनमें से एक कौन होगा? CJI, मतलब बचे कितने? 33 जजेस। तो जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, क्या बताया है मैंने आपको? भूषण रामकृष्ण गवई। अभी करंट CJI ये हैं, एंड नॉट मोर देन 33 अदर जजेस, और 33 अदर जजेस हो सकते हैं, इससे ज़्यादा ये नंबर नहीं बढ़ सकता जब तक पार्लियामेंट लॉ प्रेस्क्राइब ना कर दे कि भाई अब हमें जब मतलब पार्लियामेंट एक लॉ ना ले आए जिसके अकॉर्डिंग हमें जजेस के नंबर को बढ़ाना हो। सो जब तक पार्लियामेंट नंबर को नहीं बढ़ाता तब तक का फिगर आप याद रखें कि 34 हो सकते हैं, और इस 34 में भी एक कौन होंगे? CJI, और 33 जजेस होंगे। जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो नंबर ऑफ जजेस हैं उन्हें अमेंड किया गया था 2019 में। ठीक है, और प्रेसिडेंट ने इसके लिए असेंट दे दी थी अगस्त 9, 2019 में, और तभी जो जजेस का नंबर है वो इंक्रीज़ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर को इंक्रीज़ किया गया 30 to 33, एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जैसे मैंने क्या बोला, 34 हो सकते हैं, मैं CJI को मिलाकर बोल रही हूँ। CJI को हटाकर 33 मेंबर्स किए गए कब? अगस्त 9, 2019 को, आफ्टर द प्रेसिडेंटेशन। पहले ये नंबर कितना हुआ करता था? 30, अब ये कितना हो गया है? 33। क्लियर है इतनी चीज़ें? तो कंपोजिशन में आप याद रखें, एक CJI होगा, 33 अदर जजेस होंगे। करंट CJI हैं भूषण रामकृष्ण गवाई। और अमेंडमेंट कब किया था हमने? नंबर को 30 से 33 बनाने का प्रपोजल कब लेके आए थे? 2019 में, और इसे प्रेसिडेंट के एसेंट से पास कब कर दिया गया? अगस्त 9, 2019। ये डायग्राम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी का, बस मैंने यहाँ सबऑर्डिनेट कोर्ट की जगह लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात की थी, है ना। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट। चलो, तो अब हम पढ़ेंगे कि भाई अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या पात्रता होती है इसके लिए। एक पर्सन तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकता किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, जब तक उसके पास ये क्वालिफिकेशन ना हो। पहला, वो 5 साल तक जज रहा हो, किसका? हाई कोर्ट का। ठीक है, और 2 और मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन, ऐसे 1-2 कोर्ट में रहा हो, जैसे कुछ टाइम इस कोर्ट में रहा हो, कुछ टाइम उस कोर्ट में रहा हो, तो हाई कोर्ट में रहना है उसको। और कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? 5 साल का। नेक्स्ट, अगर वो जज ना रहा हो किसी हाई कोर्ट का, तो क्या और कोई नहीं बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज? सिर्फ वही लोग बन सकते हैं जो हाई कोर्ट के जजेस हैं? तो ऐसा नहीं है बेटा। अगर आपको 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आप 10 साल तक एक्सपीरियंस है, 10 ईयर का आपको एक्सपीरियंस है एज एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, अगर आप हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हैं 10 साल तक, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। और ऑफ 2 और मोर सच हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन, कुछ साल इस हाई कोर्ट में काम किया, कुछ साल उस हाई कोर्ट में काम किया, ऐसा करके भी अगर 10 साल होते हैं तो भी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल हैं। तो पहला क्राइटेरिया है कि 5 साल किसी हाई कोर्ट के जज रहे हों, या 1-2 कोर्ट के जजेस रहे हों सक्सेसिव पीरियड में। फिर आपको सेकेंड कंडीशन बता रहे हैं कि भाई अगर आप जज नहीं हो, अगर आप कहीं एडवोकेट भी हैं, अगर आप हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हैं 10 साल के लिए, और ये 10 साल कुछ ज़रूरी नहीं है कि एक साथ में एक ही कोर्ट में आपने पूरा किया हो, पहले 4-5 साल यहाँ रहे, 6 साल यहाँ रहे, अगर सक्सेशन में भी ऐसा पूरा किया है आपने, तो भी आप एलिजिबल हैं हाई कोर्ट के जज बनने।
हाई कोर्ट नहीं बेटा, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। किसका? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। नेक्स्ट, इज़ इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। और कई बार ऐसा भी होता है बेटा कि आपके पास ये दोनों क्वालिटी नहीं है, पर फिर भी प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि आप एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो, आपने जो फैसले दिए हैं ऐसे फैसले कोई दे ही नहीं सकता, पार है आपकी महिमा, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। तो फिर से मैं एक बार बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए ये तीनों क्वालिफ़िकेशन में से कोई भी एक हो जाए तो आप बन जाओगे। क्लियर है? ध्यान रखना बेटा, ये तीनों कंडीशन पूरी नहीं करनी है, तीनों में से एक करनी है। और यहाँ पर मैंने हाई कोर्ट बोल दिया था, यहाँ हाई कोर्ट नहीं आएगा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आएगा, है ना। कि अगर आप हाई कोर्ट में 10 साल एडवोकेट रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करेंगे बेटा अपॉइंटमेंट की। तो जितने भी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। किसके साथ कंसल्ट करके? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ कंसल्ट करके। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्ट करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जजेस को अपॉइंट करते हैं। अब बेटा देखो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे प्रेसिडेंट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ही बात करेंगे, कई बार हाई कोर्ट के जजेस से भी बात करते हैं। इसके अलावा बिसाइड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बात होगी, हाई कोर्ट के जजेस से बात होगी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से बात होगी, तब जाकर ही सुप्रीम कोर्ट के हर जज को अपॉइंट करते हैं। कौन? हमारे प्रेसिडेंट। बेटा अगर हम बात करें किसके अपॉइंटमेंट की, दूसरे जजेस के अपॉइंटमेंट की, चीफ जस्टिस के अलावा जो है, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उन्हें भी कंसल्ट किया जाता है। जब दूसरे जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी कंसल्ट किया जाएगा। कंसल्टेशन वुड जनरली मीन कॉन्करेंस। कंसल्टेशन का मतलब क्या है बेटा? कॉन्करेंस। अब कॉन्करेंस क्या होता है? एग्रीमेंट। कॉन्करेंस का मतलब ही क्या है? एग्रीमेंट। इन केस ऑफ द चीफ जस्टिस के केस में यूजुअली होता क्या है बेटा, जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का वही CJI बनता है। बेटा फिर से ध्यान से सुनो, जब हम बात करते हैं चीफ जस्टिस की तो यूजुअली जो सीनियर मोस्ट जज होता है ना सुप्रीम कोर्ट का, उसे ही अपॉइंट किया जाता है एज CJI। तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है कि भाई इसको बुलाना पड़ेगा उसको बुलाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सीनियर मोस्ट बन जाएगा, सीनियर मोस्ट जज होगा जो सुप्रीम कोर्ट का वही बन जाएगा। तो हर जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट का उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। किसके साथ कंसल्ट करके? सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्ट करके, हाई कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्ट करके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी बात होती है। जब हम जजेस की बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़कर, है ना, किसको? तो बेटा चीफ जस्टिस को भी कंसल्ट किया जाता है। और कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस ही होता है। कॉन्करेंस मतलब एग्रीमेंट ही होता है। अगर चीफ जस्टिस की बात करें कि भाई चलो आपने जजेस को अपॉइंट करने के लिए तो CJI से डिस्कस कर लिया, पर CJI के अपॉइंटमेंट में क्या करोगे? तो बेटा CJI के अपॉइंटमेंट में ज़्यादा माथा बच्चे होते भी नहीं हैं, जो सीनियर मोस्ट जज होता है वही CJI बने। बेटा जब चीफ जस्टिस अपने काम को, अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, असमर्थ रहेंगे, बाय रीज़न ऑफ एब्सेंस और अदरवाइज़, हो सकता है उनकी तबीयत ख़राब हुई हो, नहीं आ पाए हों, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं दूसरे जजेस को। किसके? सुप्रीम कोर्ट के एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस। कई बार होता है ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हैं या और कोई इमरजेंसी है तो CJI प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे केसेस में जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो किसी को भी एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकते हैं। किसी को भी मतलब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके मुझे या आपको नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से ही किसी को। बेटा अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।